मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? इसका जवाब है अपघटन करने वाले, ऑप्शन नंबर डी। अपघटक या अपघटन करने वाले के अंतर्गत मृतोपजीवी जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक इत्यादि आते हैं, जो पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और मृत कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गलाकर और विघटित करके सरल कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। ये विघटित होकर अजीब वातावरण में चले जाते हैं या अपघटनकर्ता के द्वारा प्रयोग कर लिए जाते हैं। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को कहते हैं एक्वीफर, ऑप्शन नंबर ए। जल भृत या एक्वीफर पृथ्वी के धरातल की सतह के नीचे चट्टानों का एक ऐसा सरत या सन स्तर है जहां पर भूजल एकत्रित होता है और मानव के द्वारा नलकूपों से निकालने योग्य अनुकूल दशाओं में होता है। अर्थात जब भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज होता है तो कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच में होता है। इस जल को एक्वीफर या जल भृत कहा जाता है। जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं हैजा, प्लेग, टाइफाइड, टिटनेस, काली खांसी और टीबी यानी कि क्षय रोग। विषाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं पोलियो, पीलिया, डेंगू और एड्स। प्रोटोजुआ से होने वाले रोग हैं पेचिस, निद्रा बीमारी, मलेरिया और पायरिया। कवक फंगाई के द्वारा होने वाले रोग हैं दांत, खाज, खुजली, गंजापन। अगला प्रश्न है कि फ्रैंक वेटल के द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? तो जेट इंजन का, ऑप्शन नंबर डी। जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक वेटल ने किया था। जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन आसपास की वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। आधुनिक विमानों में जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? तो वो है ए एस दुलत, ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध पुस्तक कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक हैं अमरजीत सिंह दुलत। अमरजीत सिंह दुलत इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक और 1999 से 2000 तक अनुसंधान और विश्लेषण विंग यानी कि रॉ के प्रमुख रह चुके हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी? तो 12 अप्रैल 2017 को, ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला विश्व का जो पहला देश है वो है फ्रांस। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। जीएसटी कानून को 12 अप्रैल 2017 को भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी सहमति प्रदान की थी। अगला प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ था। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को वर्ष 2000 में लागू किया गया था। 15 दिसंबर 2006 को सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2006 को लोकसभा में पेश किया गया था और 23 दिसंबर 2008 को संसद के दोनों सदनों से इसे पास किया गया था। इसके बाद 5 फरवरी 2009 को सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी प्रदान की और इसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जालौन जिले को चुना गया है, ऑप्शन नंबर बी। 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जालौन जिले को हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए चुना गया था, जबकि अलीगढ़ जिले को ताले और हार्डवेयर के सामान के उत्पादन के लिए चुना गया। अगला प्रश्न है कि आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 2021 में अपनी राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें कि अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसकी राजधानी को वर्ष 1921 में
इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से लखनऊ में स्थानांतरित किया गया था। वर्तमान समय में लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और विधायी राजधानी है, जबकि इलाहाबाद न्यायिक राजधानी है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है, जिसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो कि अब उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में है। ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गौतम बुद्ध की मां का नाम था महामाया। वह देवदह राज्य के कोलीय वंशीय शासकीय परिवार से संबंधित थी। देवदह राज्य वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है। कोलीय गणराज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर स्थित बुद्धकालीन गणराज्य है। अगला प्रश्न है कि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो कि बिठूर में है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम वह स्थल है जहाँ पर ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो कि वर्तमान में बिठूर में स्थित है। बिठूर एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। अगला प्रश्न है कि 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। अखबार के संचालक राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जिसका प्रकाशन हुआ था 30 मई 1826 में कलकत्ता में शुरू किया गया था। इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। इसी के उपलक्ष्य में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने ठुमरी के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। ऑप्शन नंबर ए। ठुमरी भारतीय संगीत की एक गायन शैली है। यह एक शास्त्रीय संगीत है। इसमें रस, रंग और भाव की प्रधानता होती है। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन शाह सरकी एक महान संगीतकार थे। उन्होंने ठुमरी की तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। अगला प्रश्न है कि भेड़ कुंड, जहां पर अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में है। ऑप्शन नंबर सी। भेड़कुंड, जहां अर्जुन ने पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली की आंख को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो इसका जवाब है डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी। डलहौजी भारत में 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल रहा। इसी के समय में भारत में प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 में बंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर रेलगाड़ी चली थी। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हैं। तो ये जुड़े हैं सितार से। ऑप्शन नंबर बी। अरविंद पारिक का जन्म हुआ था 19 अक्टूबर 1927 को अहमदाबाद, गुजरात में। जबकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक के रूप में जाने जाते हैं। अरविंद पारिक जाने जाते हैं सितार वादक के रूप में। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक के रूप में जाने जाते हैं और जाकिर हुसैन तबला वादक के नाम से मशहूर हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से संबंधित है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा मिलेगी। व्यक्ति के द्वारा अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि अन्य कानून के तहत जो बाद में बनाए जाए। व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21 ए के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से
जैसे कि राज्य विधि द्वारा निर्धारित करे, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 21A अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में अंतः स्थापित किया गया था तथा शिक्षा का अधिकार आरटीई एक्ट 2009 में आया। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता। ऑप्शन नंबर सी। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद राज्य का उच्च और स्थायी सदन है। इसकी सदस्य संख्या कम से कम 40, जम्मू कश्मीर में 36 है, और अधिक से अधिक विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होती है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता है, किंतु राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है। इसके अनुसार यदि व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। हिरासत में लिए जाने का कारण बताना, 24 घंटे के अंदर उसे अदालत के समक्ष पेश किया जाना, व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार। तो ये तीनों स्वतंत्रताएं दी गई हैं उसको। अगला प्रश्न है कि 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर डी। भारत में 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आंतरिक अशांति और गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया था। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सलाह पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन भारत में आपातकाल लागू करने की घोषणा की थी। लेबनान की राजधानी है बेरूत। ऑप्शन नंबर ए। लेबनान आधिकारिक रूप से पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा सा देश है। इसके उत्तर और पूर्व में सीरिया देश, दक्षिण में इजराइल स्थित है। बेरूत लेबनान की राजधानी है। लेबनानी पाउंड यहाँ की मुद्रा है। त्रिपोली उत्तरी अफ्रीका में स्थित लीबिया की राजधानी है। कजाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है? तो वो है तेंगे। ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्रफल के आधार पर कजाकिस्तान दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। प्रारंभ में यह देश सोवियत संघ का हिस्सा था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद इसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया। यहाँ की मुद्रा है तेंगे। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो वो है ब्राजील। अगला प्रश्न है कि एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर ए। ओपेक पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले देशों का संगठन है जिसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया के वियना शहर में। वेनेजुएला तेल भंडारण में प्रथम स्थान पर है, जबकि सऊदी अरब है दूसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? तो वो है असम। ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है असम। डिगबोई शहर असम राज्य की तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। डिगबोई असम में एशिया की पहली बार तेल कुएं का खनन हुआ और 1901 में एशिया की पहली रिफाइनरी को शुरू किया गया था। डिगबोई में अभी तक तेल का उत्पादन करने वाले सबसे पुराने कुएं हैं। अगला प्रश्न है कि दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों के द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण मोटर गाड़ियों की साइड में लगे होते हैं। इसकी सहायता से गाड़ी का ड्राइवर अपने पीछे की गाड़ियों को देख सकता है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटों में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।